लेता हूँ मैं और फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेल्डिंग करेंट यूज्ड फॉर GTAW। दोस्तों GTAW को टिक भी बोलते हैं, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ये टिक भी हो टिक भी इसको बोलते हैं, बता दिया गया पहले वीडियो में। तो वेल्डिंग करंट यूज़ फॉर GTAW, यानी कि GTAW के लिए हम लोग वेल्डिंग करंट कैसा यूज़ करते हैं, है ना, कितने प्रकार का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें 3 टाइप के हम लोग GTAW में वेल्डिंग करंट यूज़ करते हैं। आपको मैं पहले बताया था कि एक तो होता है रेक्टिफायर सेट भी यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है AC। तो अब DC जब यूज़ करेंगे तो इसके साथ तो पोलरिटी आ जाएगा, तो DC में A हो जाएगा आपका DCSP, और इसमें B हो जाएगा DCRP। यानी कि अगर हम लोग रेक्टिफायर सेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 पोलरिटी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, ये 2 पोलरिटी यूज़ करेंगे। तो ये 2 हो गया हमारे पास, 2 चॉइस हो गया, यानी कि एक तो DCSP चॉइस हो गया, दूसरा DCRP चॉइस हो गया। अगर AC यूज़ करते हैं दोस्तों तो इसमें तो कोई पोलरिटी का चॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ अपने आप ही पोलरिटी चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ACHF, यानी कि अल्टरनेटिव करंट हाई फ्रीक्वेंसी। दोस्तों क्या लिखेंगे, ACHF, यानी कि हमारे पास कितना टोटल मिला के कितना कुल चॉइस हो गया वेल्डिंग करने का टिक वेल्डिंग में। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि टोटल जो चॉइस हुआ हमारे पास टिक वेल्डिंग में वो 3 प्रकार से 3 चॉइस हो गया। देयर आर 3 चॉइस ऑफ वेल्डिंग करंट इन टिक वेल्डिंग दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट वन इज DCSP, सेकेंड वन इज DCRP एंड थर्ड वन इज ACHF। ओके दोस्तों, तो आप लोग पोलरिटी के बारे में जानते भी होंगे, SMA में आप लोगों ने पोलरिटी पढ़ रखा है कि पोलरिटी क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं आगे ही बढ़ता हूं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DCSP क्या होता है दोस्तों। तो DCSP का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। दोस्तों इसको डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, D फॉर डायरेक्ट, C फॉर करंट, S फॉर स्ट्रेट, P फॉर पोलरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो होता है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा, और तथा वर्कपीस जो होगा वो अर्थ क्लैंप जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा दोस्तों, है ना। अर्थ क्लैंप के साथ वर्कपीस जुड़ा रहता है दोस्तों। तो इसका एक हम लोग छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे बेटर हम लोग समझ पाएंगे दोस्तों। ये हमारा एक पावर सोर्स हो गया, DC टिग पावर सप्लाई दोस्तों, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम एक नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, और इसको हम लोग सीधे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड से जोड़ा, आपका सील्डिंग गैस इधर से हो गया, वर्कपीस हो गया, वर्कपीस होने के बाद ये आपका वेल्ड बिट, इसमें जो वेल्ड बिट बनेगा वो क्या बनेगा, नैरो बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे, तो और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा ये वो जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी में जो होता है
कि जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड जो है वो पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा और जो वर्कपीस है वो पावर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि इन दिस पोलरिटी द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, है ना। द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड वर्कपीस या फिर अर्थ क्लैम्प, है ना, वर्कपीस या फिर अर्थ क्लैम्प इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि पावर सोर्स के यदि नेगेटिव टर्मिनल से हमारा इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव टर्मिनल से वर्कपीस जुड़ा हो तो उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, DCSP। क्या बोलेंगे दोस्तों, DCSP। अगर कोई बोलेगा दोस्तों कि DCSP क्या होता है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें होता है कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा और वर्कपीस जो होगा वो पावर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा दोस्तों। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक है दोस्तों, इसमें अब स्ट्रेट पोलरिटी में जुड़ गया दोस्तों, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें जुड़ा है तो इसमें जो हीट बैलेंस कैसे हो रहा है, दोनों टर्मिनल पे हीट का बैलेंस कैसे हो पा रहा है। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि आप लोगों को पहले बताया गया होगा कि जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे हीट का 70% कितने जनरेट होता है ना दोस्तों। हीट का 70% कहाँ जनरेट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और रेस्ट जो होगा 30% वो कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे दोस्तों, है ना। यानी कि अभी देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30% और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70% दोस्तों। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा। तो जो हमने आर्क बेंडिंग पोलरिटी पढ़ा था वही चीज़। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से। यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल हीट कितना, इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना हीट जनरेट होगा, 30% इलेक्ट्रोड पे हीट जनरेट होगा। और वर्कपीस किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी कि यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा वह 70% हीट जनरेट होगा। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि टिग वेल्डिंग में जो है 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट टोटल हीट जनरेट होता है। तो जब 3000 हम लोग मान के चलते हैं कि 3000 अगर जनरेट होता है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर 3000 का 30% करते हैं तो 900 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना हीट उत्पन्न होगा, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जबकि शेष जो होगा 2100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा वो हमारे वर्कपीस पे उत्पन्न होगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग को इससे पता चल गया कि जो सबसे ज़्यादा जो हीट है वो कहाँ जनरेट हो रहा है, वर्कपीस के ऊपर, और इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत कम हीट प्रोड्यूस हो पा रहा है, उत्पन्न हो पा रहा है। ओके दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इससे अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या होने वाला है दोस्तों। तो आगे हम लोग इसमें अभी आगे देखते हैं कि अगर इस तरह का कनेक्शन है तो हमें तो पता चल गया कि 30% जो हीट होगा वो इलेक्ट्रोड पे हो जाएगा, 70% जो टोटल हीट का जो 70% हीट है जो वर्कपीस पे हो जाएगा। अगर स्ट्रेट पोलरिटी में है तो इलेक्ट्रोड जो होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा, वर्कपीस जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा। तो और बाकी सब चीज़ें और चीज़ें हैं इसमें, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ कि और क्या चीज़ें हैं इसमें दोस्तों। तो आगे और देख लेते हैं कि अगर ऐसा कनेक्शन है तो और क्या क्या चीज़ें हो सकता है। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर इस तरह का कनेक्शन है तो इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी देखेंगे। इलेक्ट्रोड कैपेसिटी, इसमें जो इस कनेक्शन में जो इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी होगी बहुत ही बढ़िया होगी, एक्सीलेंट होगी। क्या होगी दोस्तों, एक्सीलेंट। कैसे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है, यहाँ बता दिया गया है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है 30% ही हीट जनरेट हो रहा है दोस्तों। अगर कम हीट जनरेट हो रहा है इसका मतलब इसकी मतलब कि वेयरिंग टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और बहुत देर के बाद ये मतलब कि ख़राब होगा इलेक्ट्रोड दोस्तों, क्योंकि इस पे हीट तो ज़्यादा हो नहीं रहा, हीट जनरेट नहीं हो पा रहा है। होने से ये क्या होगा कि ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, ये नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, फिर भी
धीरे धीरे करके ये तो इसको इसका एज बनाना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए इलेक्ट्रोड, चूँकि इलेक्ट्रोड के ऊपर कम हीट है, इस वजह से इसकी जो कैपेसिटी होगी वो एक्सीलेंट होगी दोस्तों, कम हीट की वजह से। दूसरा चीज़ देखते हैं कि इसमें जब इस कनेक्शन में हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो पेनिट्रेशन प्रोफाइल कैसा बनता है दोस्तों। दूसरा हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन प्रोफाइल। पेनिट्रेशन प्रोफाइल, जो पेनिट्रेशन प्रोफाइल होगा दोस्तों, जो पेनिट्रेशन होगा वो क्या होगा, इसमें डीप होगा, मतलब बहुत गहरा प्रोफाइल, डीप पेनिट्रेशन होगा, तथा जो बिट बनेगा वो नैरो बनेगा। ये दोस्तों हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट पोलरिटी में जो बीड होगा वो नैरो बीड बनेगा, और जो पेनिट्रेशन होगा दोस्तों वो आपका एकदम डीप होगा दोस्तों। देखिए ये मैंने पेनिट्रेशन दिखाया है, तो देखिए एकदम पूरा पेनिट्रेट हो करके वेल्डिंग किया हुआ है दोस्तों। और जो ये बीड है, बीड की विड्थ है वो एकदम नैरो है दोस्तों, ज़्यादा चौड़ा नहीं है दोस्तों, पतला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों सबसे पहले अब ये क्यों होता है, वो इसलिए होता है ताकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वर्कपीस के ऊपर, और जब वर्कपीस के ऊपर ज़्यादा हीट होता है तो इसका मतलब वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, और जब मेल्ट होता है तो उसका मतलब कि उसमें फ्यूज़न ज़्यादा होता है। जब फ्यूज़न होगा तो पेनिट्रेशन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस वजह से ही इसमें टोटल हीट का 70% अगर वर्कपीस पे जनरेट होगा दोस्तों, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक वहाँ पे जो हमारा पेनिट्रेशन होगा वो बहुत ही गहरा होगा, बहुत ही डीप होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि हीट बैलेंसिंग आप लोग को बता ही दिया, फिर भी लिख देते हैं कि हीट बैलेंसिंग क्या होता है। हीट बैलेंसिंग इन आर्क। आर्क में हीट बैलेंसिंग कैसे होता है दोस्तों, तो आर्क का जो हीट बैलेंसिंग है वो होता है 70% एट वर्क एंड 30% एट इलेक्ट्रोड। हाँ दोस्तों, जो हीट का बैलेंसिंग होगा वो 70% वर्क पे होगा और 30% जो होगा वो इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन। 4th नंबर होगा, लास्ट होगा ये, ऑक्साइड एक्शन। तो दोस्तों इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा, इस तरह का कोई भी इसमें वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ऑक्साइड क्लीनिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों। इस प्रक्रिया से अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्साइड क्लीन नहीं हो पाता है। जबकि अगर इसके अलावा अगर हम लोग डीसी आरपी में करते हैं, रिवर्स पोलरिटी में करते हैं, तो वहाँ ऑक्साइड क्लीनिंग होता है दोस्तों। लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्साइड क्लीनिंग नहीं होता है दोस्तों, ये हमें याद करना होगा, ये हमें ऐसे समझना होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि डीसी एसपी में अगर हमारा कनेक्शन है तो जो इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी होगी वो एक्सीलेंट होगी, जो पेनिट्रेशन प्रोफाइल होगा, पेनिट्रेशन जो होगा वो डीप होगा, वेल्ड बिड नैरो बनेगा। हीट बैलेंसिंग की अगर बात करें तो 70% जो है 70% जो होगा वर्क टोटल हीट का 70% जो होगा वर्क पीस के ऊपर प्रोड्यूस होगा, और जो रेस्ट 30% है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोड्यूस होगा, और ऑक्साइड क्लीनिंग इसमें नहीं होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमने आज पावर सोर्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीसी आरपी के बारे में बताऊंगा और हाई फ्रिक्वेंसी एसी हाई फ्रिक्वेंसी पावर सोर्स के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।